तो सभी बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए टॉप कंप्यूटर नोट्स यानी कि टॉप 300 एमसीक्यू हम आपको करवाने वाले हैं कंप्यूटर के, जिसका ये पहला पार्ट है। इसमें आज हम 100 मोस्ट जो इम्पोर्टेंट आपके कंप्यूटर के एमसीक्यू हैं उनको आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है। अब ये एमसीक्यू कहाँ-कहाँ पर आपके काम आ सकते हैं? तो शुक्ला सर की रामबाण पीडीएफ है, यानी कि हर एक सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको मिलने वाली है। ये जो एमसीक्यू हैं कंप्यूटर के, ये आपके एमपीएसआई 2025 में काम में आएँगे। क्यों काम में आएँगे? क्योंकि एमपीएसआई 2025 में कंप्यूटर को अलग से दिया गया है। कल ही उसका सिलेबस आ गया है, उसके नोट्स तैयार किए जा रहे हैं। 2 फरवरी के बाद में आपको एमपीएसआई के कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हो जाएँगे। जिन लोगों को भी एमपीएसआई के नोट्स चाहिए वो लोग मँगवा सकते हैं, ठीक है? 2 फरवरी के बाद में अभी अपडेट जो कंटेंट है उसको ऐड किया जा रहा है। इसके बाद में एमपी ग्रुप 4 में जो कंप्यूटर आता है वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। महिला पर्यवेक्षक का जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है, इसमें भी कंप्यूटर आपका 15 से 20 नंबर का आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। सामान्य ज्ञान के अंदर आपका कंप्यूटर आएगा और 15 से 20 नंबर का आएगा, क्योंकि मैथ और रीज़निंग वो इतना कठिन नहीं आएगा और ना ही मैथ रीज़निंग के ज़्यादा क्वेश्चन आएँगे। जो ज़्यादा क्वेश्चन होंगे वो आपके कंप्यूटर और योजनाओं के होंगे, ठीक है? अधिनियम वगैरह होंगे। तो कंप्यूटर, योजना और अधिनियम इस पर ज़्यादा फ़ोकस कीजिएगा। मैथ रीज़निंग को लेकर के ज़्यादा परेशान मत होना, बहुत कम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? इसके अलावा सीपीसीटी का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, तो उसमें भी ये आपके एमसीक्यू काम में आने वाले हैं। बाकी आप हिंदी, मैथ, रीज़निंग और इंग्लिश इनमें से किसी के भी पर्टिकुलर नोट्स मँगवाना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप नोट्स मँगवा सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। चलिए, इसके बाद में आपको बता दें, ये आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है। आपको अगर एमपी महिला सुपरवाइज़र के चारों सब्जेक्ट के नोट्स आपको मँगवाने हैं, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर, ये जो आपका व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर लीजिएगा, या फिर ये स्कैनर आपको दिखाई दे रहा है, इसी स्कैनर पर ₹128 का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको जो है सारे नोट्स भेज दिए जाएँगे। चारों सब्जेक्ट आपको महिला सुपरवाइज़र के मिलने वाले हैं, जिसमें आपका सबसे पहले पोषण एवं स्वास्थ्य आएगा, वो भी आपका 55 नंबर का आने वाला है। कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग पोषण एवं स्वास्थ्य के नोट्स आपको दिए जाएँगे, ठीक है? इसके बाद में सामान्य ज्ञान के अंदर आपका मैथ, रीज़निंग, जीके, जिसमें कि आपका कंप्यूटर भी होगा। इसके अलावा जो योजनाएँ हैं वो भी आएँगी, अधिनियम, एक्ट वगैरह सब कुछ आएँगे। तो इसका भी नोट्स कंप्लीट आपको मिलने वाला है सामान्य ज्ञान का। उसके बाद में मैनेजमेंट, जिसे हम प्रबंधकीय कौशल कहते हैं, इसका भी कंप्लीट नोट्स आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। और जो आपका आखिरी सब्जेक्ट बचता है, वो है आपका बाल विकास या फिर बालक की देखभाल एवं शिक्षा। तो इसके भी कंप्लीट नोट्स आपको मिलने वाले हैं। मात्र ₹128 में आप ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं महिला सुपरवाइज़र के, ठीक है? तो कुछ करना नहीं है, ये स्कैनर आपको दिख रहा है, इस पर पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर सेंड करना है। तुरंत की तुरंत आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएँगे, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। और केवल वही नोट्स कंप्लीट करके जाइए और डेली यूट्यूब पर हमारी क्लास लीजिए, और कुछ खास एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। आपका एग्ज़ाम आसानी से क्वालीफाई हो जाएगा और 660 में से 1 सीट आप आराम से ले लेंगे। डेली यही काम आपको करना है, ठीक है? अब कुछ लोग कह रहे हैं सर समय बहुत कम बचा है, कैसे तैयारी करें? तो देखिए 30 से 32 दिन का अभी भी आपके पास में समय है। भले ही उन्होंने एग्ज़ाम डेट 28 फरवरी दी है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये 28 फरवरी से आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। एग्ज़ाम आपका मार्च में जाएगा, 4 या 5 मार्च, थोड़ा ही दिन का अंतर रहेगा, 4-5 मार्च में आपका एग्ज़ाम शुरू होगा। फिर भी अभी आपके पास में 35 दिन का टाइम है और नोट्स हमने इस तरह से डिज़ाइन किए हैं कि 35 दिन में आप आराम से उन नोट्स को 2 बार पढ़ सकते हैं, अगर आप डेली 6 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है? तो नोट्स को पूरा कवर कीजिए, अपना एमसीक्यू की प्रैक्टिस यहाँ से कीजिए और बेहतरीन तैयारी करके एग्ज़ाम में जाइए, ठीक है? अभी भी आपने तैयारी नहीं की है, तो अभी भी आप नोट्स मँगा करके अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। चलिए भाई, क्लास शुरू करते हैं, ठीक है? रुक जाइए, इसको बड़ा कर लें, छोटा हो गया, ठीक है ना? इसके अलावा आपका आगे कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे कि एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा का अगर आपका एग्ज़ाम है, तो उसके भी नोट्स आपके उपलब्ध हैं। मात्र ₹111 में आप ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं चयन परीक्षा के। एमपी आबकारी के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। एमपी पुलिस वन रक्षक, जेल एवं सभी एग्ज़ाम जो ईएसबी के द्वारा कराए जाते हैं, उनके नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके। चलिए, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर का कुल मिलाकर के 300 प्रश्न आपको जो है दिए जाएँगे कंप्यूटर के, ठीक है? जिसमें कि 100-100 प्रश्नों की 3 वीडियो आने वाली है। तो अभी हम टॉप 100 फर्स्ट पार्ट लेकर के आ रहे हैं। इसके बाद में हम और एक 100 क्वेश्चन का लेकर के आएँगे और एक और 100 क्वेश्चन लेकर के आएँगे। यानी कुल मिलाकर के 300 क्वेश्चन हम आपको कंप्यूटर के देने वाले हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं, शुरुआत में एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट को जोड़ा गया है, तो शुरू में नहीं, हम चलेंगे लास्ट में 40 नंबर के क्वेश्चन के बाद में, ठीक है? वापस यहाँ पर लौट करके आ जाएँगे, जैसे हम 40 से 100 तक कर लेंगे, फिर वापस आ जाएँगे, क्योंकि ये एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट है। अभी आप मान लीजिए थोड़े कठिन क्वेश्चन होते हैं, तो ये जल्दी समझ में आते नहीं, ठीक है ना? तो पहले सरल क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर वापस यहाँ पर लौट करके आएँगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 42 से देखते हैं। 42 भी नहीं, हाँ, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 से, ठीक है? 44 से शुरू कर रहे हैं, ध्यान रखना। 44 से शुरू कर रहे हैं, जैसे ही हम 100 पर पहुँचेंगे, 100 के बाद में वापस से एक नंबर पर आएँगे, 44 तक दोबारा कर लेंगे। क्योंकि 1 से लेकर के 44 तक एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल के क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए, यहाँ से जो आपके बेसिक क्वेश्चन होते हैं, वो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में होने वाले कार्यों का क्रम क्या है? यानी कंप्यूटर में अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, तो किस वे में करेंगे, क्या सही क्रम होता है? तो सबसे पहले इनपुट होगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट होगा, फिर स्टोरेज होगा। ये 4 प्रक्रिया से आपका कंप्यूटर कार्य करता है। सबसे पहले आप कोई डाटा इनपुट कराते हैं, फिर कंप्यूटर उस पे प्रोसेस करता है, फिर प्रोसेस करके जो रिजल्ट आता है वो आपके सामने दे देता है, फिर आप उस रिजल्ट को स्टोर कर लेते हैं अपनी डिस्क में या फिर अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। ये 4 प्रक्रिया से ही कंप्यूटर में काम किया जाता है। तो प्रक्रिया आपसे पूछी जा सकती है, उसका क्रम पूछा जा सकता है, तो यह क्रम बिल्कुल रहने वाला है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर क्या है? बहुत सिंपल प्रश्न है, पूछा भी गया है कई बार आपके एग्जाम में। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, 46 46 में लिखा है, कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होता है? यानी हार्डवेयर हम किसे कहते हैं? तो ऐसी चीज़ें जिन्हें हम छू सकते हैं, वो हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं। जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, ठीक है, यूपीएस हो गया, जो भी चीज़ें हैं, कैमरा हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी हार्डवेयर के अंतर्गत आएँगी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, इनमें से कौन-सा एक हार्डवेयर नहीं है? तो जो भी उसमें छूने वाली चीज़ें होंगी, वो सारी हार्डवेयर के अंतर्गत आएँगी, ठीक है? सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं प्रोग्राम जो कंप्यूटर के अंदर रन कराए जाते हैं, उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है? तो हार्डवेयर समझ गए, जिसे हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर हो जाएगा, ठीक है? वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए पेट्रोल का काम करते हैं और हम और अच्छे-अच्छे तरीके से आपके लिए वीडियो लेकर के आते हैं। 47 देखिए, जब हम किसी फाइल को केवल डिलीट कुंजी का उपयोग करके डिलीट करते हैं, तो फाइल कहाँ चली जाती है? मान लीजिए कोई फाइल है, आप मोबाइल में भी कर सकते हैं, आपके मोबाइल में कोई फोटो है, आज डिलीट करके देखना, उसको आप जब डिलीट करेंगे तो वो कहाँ पर जाएगी? तो वो रिसाइकिल बिन में जाकर के स्टोर हो जाती है, ठीक है? रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाती है। मान लीजिए गलती से कोई फोटो आपकी डिलीट हो गई, तो आप वापस से जाकर के रिसाइकिल बिन से निकाल सकते हैं। लेकिन कब तक? केवल 30 दिन तक। 30 दिन तक रिसाइकिल बिन में सेव रहती है। 30 दिन के बाद में वो अपने आप डिलीट हो जाती है रिसाइकिल बिन से भी। तो कोई भी चीज़ डिलीट होने के बाद में सीधे रिसाइकिल बिन में पहुँचती है, यह भी आपको याद रखना है। 48 नंबर देखिए, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कौन से भाषा से हुई है? तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा तो बताना है आपको कि लैटिन भाषा से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 49 है, नॉन न्यूमेरिक डेटा का क्या उदाहरण है? यानी कि नॉन न्यूमेरिक का मतलब होता है, देखिए न्यूमेरिक का मतलब होता है नंबर। ऐसी चीज़ें जिनमें नंबर दिए गए हों, उन्हें हम न्यूमेरिक कहते हैं। तो नॉन न्यूमेरिक क्या हो जाएगा? जिनमें नंबर नहीं दिए गए हों, केवल लेटर दिए गए हों, उन्हें हम नॉन न्यूमेरिक कहते हैं। जैसे किसी का नाम हो गया, जैसे मैंने अपना नाम डाल दिया ATUL, अतुल, ठीक है? तो इसमें कहीं आपको नंबर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये आपका नॉन न्यूमेरिक डेटा होगा। लेकिन यहीं पर अगर आप कर दीजिए कि 1, 2, 3, 4, तो ये क्या हो जाएगा? ये न्यूमेरिक डेटा हो जाएगा, ठीक है? तो न्यूमेरिक क्या होता है, नॉन न्यूमेरिक क्या होता है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला है, एनियाक का फुल फॉर्म क्या है? ये फुल फॉर्म आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, 3 से 4 प्रश्न फुल फॉर्म के ही आएँगे, ठीक है ना? तो एनियाक का पूर्ण रूप क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये एनियाक का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा आप, ठीक है? अगला क्वेश्चन नंबर 51, जॉन मॉचली और के प्रेस्पर एकॉर्ट किस कंप्यूटर के आविष्कारक हैं? यानी कि इन दोनों के द्वारा किस कंप्यूटर का निर्माण किया गया था? तो यूनिवैक नामक कंप्यूटर का निर्माण जॉन मॉचली और के प्रेस्पर एकॉर्ट के द्वारा किया गया था। ये दोनों वैज्ञानिकों के नाम है, नहीं तो आप सोचे पता नहीं किसका नाम बता दिया, ठीक है? तो ये दोनों वैज्ञानिकों ने मिल करके यूनिवैक कंप्यूटर का निर्माण किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, देखिए, पंच कार्ड का आविष्कारक कौन है? यानी पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? तो हरमन होलोरिथ ने पंच कार्ड का आविष्कार किया था। इसीलिए हमने क्या किया है कि जो 50 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन है, वो सिंपल वाले क्वेश्चन है। तो पहले सिंपल वाले क्वेश्चन को समझ लीजिए, नहीं तो फिर आप मतलब कि कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना? तो पहले सिंपल क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद वापस से एक नंबर पर चलेंगे और हम जो है MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट को वहाँ पर कवर करेंगे। चलिए, तो पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? हरमन होलोरिथ ने पंच कार्ड का आविष्कार किया था। 53 नंबर देखिए, 53 नंबर, कंप्यूटर का जनक कौन है? तो ब्लेज पास्कल को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ठीक है? कंप्यूटर का जनक नहीं हो जाएगा यहाँ पर, ये गलत है। कंप्यूटर का जनक तो उनको कहा जाता है, किसको? चार्ल्स बेबेज को, ठीक है ना? तो ये चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, यहाँ पर गलत हो गया है, ठीक है? इसको हम मिटा देंगे, जब आपको हम PDF देंगे तो इसको मिटा देंगे, ठीक है ना? चलिए, तो कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ब्लेज पास्कल को नहीं। नंबर 55 देखिए, नेपियर बॉन्ड्स का आविष्कार किसने किया था? तो जो नेपियर बॉन्ड्स होता है, उसका आविष्कार जॉन नेपियर के द्वारा करा गया था, याद रखिएगा।
56 नंबर, विश्व का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो एडा लवलेस एगस्टा को विश्व का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। ये कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा इनका नाम। अगला 57 नंबर, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वाईफाई का फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग वाईफाई यूज भी करते हैं, भैया वाईफाई का पासवर्ड बता दो। तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। नंबर 58 देखिए, इंटरनेट का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो विंट सर्फ को इंटरनेट का आविष्कारक माना जाता है। इनका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद में लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। अब आपको पीडीएफ इसके बारे में बता दें कि ये जो कंप्यूटर की पीडीएफ है या फिर अभी तक जितनी भी पीडीएफ बनाई गई हैं, ये केवल केवल उन लोगों को दी जाएंगी जिन लोगों ने 128 रुपए का पेमेंट करके हमसे पीडीएफ लिया है, ठीक है ना? तो 30 तारीख को, कब? 30 तारीख को, 30 जनवरी को जितने भी पुराने लोग हैं उनको हम बता देंगे भाई इस टाइम से लेकर के इस टाइम तक आप लोग मैसेज कीजिए। तो जितने भी पुराने लोग हैं उन सबको ये जितनी इसके बाद में पीडीएफ बनी है उन सब पीडीएफ को एक साथ में 30 जनवरी को हम प्रोवाइड कराएंगे पुराने वालों को, ठीक है ना? बाकी जो लोग अभी मैसेज करके पीडीएफ लेंगे उनको ये पीडीएफ साथ में ही मिलेगी कंप्यूटर वाली। तो अभी आप लोग पीडीएफ मंगवा लीजिए तुरंत की तुरंत। अगर आप लोग अपना एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो तुरंत की तुरंत पीडीएफ मंगवा लीजिए। इसमें आपको एक्ट की पीडीएफ मिलेगी, अधिनियम की, इसके अलावा योजनाओं की पीडीएफ मिलेगी, कंप्यूटर की पीडीएफ, ये सारी पीडीएफ लगी हुई मिलेंगी। और 30 तारीख को, 30 जनवरी को हम मैसेज करके बताएंगे कि जितने भी लोग हैं वो लोग अब संपर्क कर लीजिए, आपको पीडीएफ पुरानी वाली सारी दी जाएंगी। तो अभी किसी को मैसेज नहीं करना है, हम बताएंगे कब से कब तक करना है, ठीक है ना? नहीं तो पुराने वाले मैसेज करने लगे, सर भेज दो, एक साथ भेज देंगे, क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक है ना? चलिए, तो वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? WAN, वैन का फुल फॉर्म क्या है? तो वैन का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये लैन वैन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। चलिए 61 नंबर, विश्व का प्रथम नेटवर्क कौन सा था? तो विश्व का प्रथम नेटवर्क जो है वो आरपानेट था। कौन सा था? आरपानेट। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एफटीपी का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एफटीपी का फुल फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई एटीएम सुविधा की किस नेटवर्किंग का उदाहरण है? आप एटीएम लेते हैं, पैसे निकालने जाते हैं, तो ये भी एक तरह का नेटवर्क है। तो किस नेटवर्किंग का उदाहरण है? तो ये वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है, क्योंकि एटीएम जो है वो पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, यानी ये एक वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि भाई एटीएम किस नेटवर्क का उदाहरण है? तो याद रखना ये वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन का उदाहरण होता है। नंबर 64, एक बहुत ही सीमित भौगोलिक क्षेत्र, सामान्यतः एक बिल्डिंग में पर्सनल कंप्यूटर को टिपिकली कौन कनेक्ट करता है? यानी एक ही बिल्डिंग के सारे कंप्यूटर अगर कनेक्ट हैं तो वो किस तरह के नेटवर्क से कनेक्ट हैं? तो ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है, यानी कि छोटा नेटवर्क जो होता है जो केवल एक बिल्डिंग या फिर आसपास की एक आध बिल्डिंग को मिला करके कनेक्ट किया जाता है, उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, कंप्यूटर के नियमों के सेट को क्या कहा जाता है? तो जो कंप्यूटर के नियमों के सेट होते हैं उन्हें हम प्रोटोकॉल कहते हैं। आपने ये शब्द कहाँ सुना होगा? कई बार सुना हो, कोई विदेश से आ रहा है, मान लीजिए कोई किसी भी देश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर कोई मतलब राष्ट्रपति आ रहा है, तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो आगे बढ़ करके प्रोटोकॉल तोड़ करके उनका स्वागत करते हैं। अब ये प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल एक तरह का नियम है कि आप जो है किसी के भी सामने झुकेंगे नहीं या फिर किसी का आदर सम्मान करके उनको, मतलब कि आप स्वयं आगे बढ़ करके उनको नहीं रिसीव करेंगे। लेकिन इस प्रोटोकॉल को तोड़ करके, आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा, भारत के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़ करके उनका स्वागत किया, ठीक है? तो ये प्रोटोकॉल क्या होता है? एक तरह का नियमों का सेट है जिसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। अब ये हमेशा आपको याद रहेगा कि प्रोटोकॉल किसे कहते हैं। अगला, उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो केबल के प्रयोग के बिना नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया, यानी कि उसके लिए किसी भी केबल की आवश्यकता नहीं होती है, तारों की आवश्यकता नहीं होती है, बिना केबल के नेटवर्क से कनेक्ट कर देती है। इस तरह के डिवाइस को हम क्या कहते हैं? तो इस तरह के डिवाइस को हम वायरलेस डिवाइस कहते हैं, जिनमें वायर की आवश्यकता नहीं होती है। 67 देखिए, इंटरनेट एक्सेस जिस तरीके में एक फ़ोन लाइन की ज़रूरत होती है, लेकिन डायल अप से तेज़ एक्सेस स्पीड मिलती है, उस कनेक्शन को हम क्या कहते हैं? यानी कि एक आपको वायर की आवश्यकता होती है, ठीक है ना? इसमें क्या होता है, इंटरनेट एक्सेस में एक आपको वायर की आवश्यकता होती है, लेकिन उसकी स्पीड जो होती है वो काफ़ी तेज़ होती है। तो इस तरह के हम कनेक्शन को क्या कहते हैं? इसको हम डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यानी कि DSL कहते हैं। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। आगे बढ़िए, देखिए नंबर 68,
उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ होती हैं, यानी कि 2 कड़ियाँ मिलकर के जुड़ी होती हैं, उनको हम किस तरह की टोपोलॉजी कहते हैं? इसको हम रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। जैसे कि एक देखिए, एक ये तार है मान लीजिए, ठीक है? इस तार को अगर आपको जोड़ना है, इसके 2 मुँह हैं, ठीक है? द्विदिशीय है, एक मुँह इधर है, एक मुँह इधर है। लेकिन अगर आपको इसको जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? इसी मुँह को मिला करके इसमें ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? एक तरह की रिंग बन जाती है। तो यही बोल रहे हैं कि संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ होती हैं, यानी कि 2 कड़ियाँ होती हैं। ऐसी टोपोलॉजी को हम क्या कहते हैं? ऐसी टोपोलॉजी को रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। 69 देखिए, उस नेटवर्क का क्या नाम है जो केवल कॉलेज परिसर तक ही सीमित रहता है, यानी कि एक कॉलेज के अंदर ही केवल सीमित रहता है। इस तरह के नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? कैंपस एरिया नेटवर्क कहते हैं, और ये भी आपका लोकल एरिया नेटवर्क का ही एक भाग होता है। अगला देखिए 70 नंबर, टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? यानी किसी भी नेटवर्क को अगर आप जोड़ रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर कौन सा होगा? तो सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर होगा नेटवर्क सर्वर। यानी कि यहाँ पर एक कंप्यूटर रखा रहता है और इसी कंप्यूटर के माध्यम से, ये आपका हेड होता है, मेन कंप्यूटर ये होता है, ठीक है ना? और इसी कंप्यूटर के माध्यम से बाकी सारे छोटे-छोटे कंप्यूटर टिपिकल मोड में जुड़े रहते हैं। तो सबसे शक्तिशाली और सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर कौन सा होता है? ये होता है जिसे हम नेटवर्क सर्वर कहते हैं। तभी कहते नहीं भैया सर्वर चला गया है, सर्वर डाउन हो गया। क्यों डाउन हो गया है? यही मेन सर्वर होता है, इसी के माध्यम से बाकी सारे नेटवर्क जुड़े रहते हैं, ठीक है? जैसे आपका मोबाइल टावर होता है, भैया सर्वर डाउन चल रहा है, नेट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इसमें दिक्कत आ गई है, जिसकी वजह से ये एक साथ में जितने भी उससे जुड़े होंगे सबके में सर्वर डाउन आने लगेगा। कभी आप देखते हो फॉर्म भरने गए, किसी भी दुकान पे चले जाओ, भाई कहेगा भैया सर्वर डाउन है। सर्वर डाउन क्या करता है कि वो एक मेन जो नेटवर्क होता है वो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से जितने भी उससे कनेक्टेड होते हैं, उस एरिया के, उस राज्य के, या फिर कह सकते हैं मतलब एक जगह के जितने भी कनेक्टेड होते हैं वो सब डाउन हो जाते हैं, ठीक है? तो हेड जो होता है उसे हम नेटवर्क सर्वर कहते हैं, और यह सबसे शक्तिशाली होता है। 71 नंबर देखिए, कंप्यूटर और कीबोर्ड के मध्य संचार संचरण किस तरीके का होता है? यानी कि एक ये आपका कंप्यूटर है, यहीं पर लगा हुआ आपका एक कीबोर्ड होता है। तो ये जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो ये किस तरह का संचार होता है, किस तरीके का संचार होता है? तो यह एक सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है, यानी कि यहाँ से आप इसको डाटा भेजते हैं और कंप्यूटर उस पे काम करता है। अब कंप्यूटर नहीं बताता आपको कि नहीं ये वाली कुंजी दबाओ, नहीं ये वाली की दबाओ, यहाँ ये ऐसी की दबाओ, वैसी की दबाओ। कंप्यूटर आपसे बात नहीं करता है। आपने जो की दबाई, कंप्यूटर वही काम करेगा। तो ये एक एक तरह का मतलब आप जो ऑर्डर दे रहे हैं वही कंप्यूटर कर रहा है, तो ये आपका सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण होता है। एक ही तरफ यह काम होता है, द्विदिशीय काम नहीं होता, यानी कि उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। नंबर 72 देखिए, भारत के किस राज्य ने भारत नेट सेवा को लागू करने का निर्णय लिया, जो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को जोड़ेगी? तो भारत नेट जो सेवा है वो सबसे पहले तमिलनाडु के द्वारा शुरू की गई थी, यह भी आपको याद रखना है। नंबर 73, ब्लूटूथ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर जॉब हॉटसन के द्वारा ब्लूटूथ का आविष्कार किया गया। ये आपके आविष्कारक जो हैं वो 2 से 3 आविष्कारक आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ब्लूटूथ का आविष्कारक कौन है? डॉक्टर जॉब हॉटसन। आगे बढ़िए 74, टीवी रिमोट किस ट्रांसमिशन का उदाहरण होता है? आप टीवी का रिमोट उठाते हैं और चैनल चेंज कर देते हैं, ठीक है ना? लेकिन ये किस तरह का ट्रांसमिशन होता है? तो इस तरह के ट्रांसमिशन को हम इंफ्रारेड ट्रांसमिशन कहते हैं, और उस रिमोट में से इंफ्रारेड किरणें निकलती हैं, जिसकी मदद से आपके चैनल वगैरह जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। आगे बढ़िए 75, समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो एक तरह के प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क होते हैं उनको जोड़ने के लिए ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। प्रोटोकॉल का मतलब याद है ना? प्रोटोकॉल का मतलब है एक नियमों का सेट, ठीक है? तो जिसमें समान नियमों के सेट होते हैं, उन समान नियमों के सेट को जोड़ने के लिए ब्रिज नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़िए, अगला देखिए 76, 76, नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने की भौगोलिक व्यवस्था क्या कहलाती है? तो नेटवर्क में अगर कंप्यूटर को आप जोड़ रहे हो, एक दूसरे से जोड़ रहे हो, तो इसे हम टोपोलॉजी कहते हैं, और ये विभिन्न प्रकार की होती हैं, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। उसके बारे में आगे धीरे-धीरे प्रश्न आने वाले हैं। अगला देखिए, किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? यानी एक ही केबल से ये सारे कंपोनेंट कनेक्ट कर दिया जाए, मतलब कि ये आपका एक ऑफिस में काम कर सकता है, ठीक है ना? तो ये एक ही केबल से इन सबको कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो इस तरह की टोपोलॉजी को हम क्या कहते हैं? इस तरह की टोपोलॉजी को बस टोपोलॉजी कहा जाता है, जिसमें एक ही केबल के माध्यम से सभी कंप्यूटर को एक दूसरे से सभी नेटवर्क को कनेक्ट कर देते हैं। 78, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना, 3-4 स्टार लगा लीजिए। ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं? कई बार पूछा गया है, जितने भी कंप्यूटर के एग्जाम होते हैं उसमें ये प्रश्न जरूर आता है। तो टोटल 7 लेयर होती हैं ओएसआई मॉडल में। 79 देखिए, एक वेबसाइट
जिसके द्वारा किसी चीज़ को सर्च करते हैं वो क्या कहलाती है? तो जिसके द्वारा किसी भी चीज़ को सर्च किया जाता है उसे हम सर्च इंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्च इंजन कहते हैं। जैसे आपका गूगल हो गया, जैसे याहू हो गया, ये सारे सर्च इंजन के उदाहरण होते हैं। ये पूछ लेंगे बताइए गूगल किसका उदाहरण है? तो गूगल एक सर्च इंजन का उदाहरण होता है। 80 नंबर, विश्व का प्रथम सर्च इंजन कौन-सा था? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो ऑर्ची है, ये ऑर्ची विश्व का प्रथम सर्च इंजन था। गूगल सर्च इंजन की स्थापना कब की गई थी? ये भी आपका महत्वपूर्ण है। वर्ष 1997 में गूगल की स्थापना की गई थी और अब तो बच्चा-बच्चा गूगल के बारे में जानता है। 82, गूगल के संस्थापक कौन हैं? तो लॉरी पेज और सर्जे ब्रिन, ये दोनों ने मिलकर के गूगल की स्थापना की थी। 83, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्टीव वॉलमर के द्वारा 2009 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई थी। नंबर 84, याहू सर्च इंजन की स्थापना किसने की थी? तो जेरी यंग और डेविड फिलो के द्वारा 1999 में याहू सर्च इंजन की स्थापना की गई थी। याहू के बारे में आप लोग थोड़ा-सा कम सुने होंगे, लेकिन काफ़ी समय पहले की बात है जब गूगल और याहू एक साथ में आए थे, तो मतलब काफ़ी सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता था, वो आपका याहू सर्च इंजन का यूज़ किया जाता था, ठीक है ना? बाद में फिर गूगल ने याहू को पछाड़ दिया था, ठीक है? तो याहू 1999 में आया था, जेरी यंग और डेविड फिलो के द्वारा बनाया गया था। बाइडू कहाँ का सर्च इंजन है? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका चाइना यानी कि चीन का सर्च इंजन है। वर्ष 2000 में इसको चीन ने खुद बनाया था। बाइडू सर्च इंजन चाइना का है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? ये तो आएगा ही आएगा आपके एग्ज़ाम में। तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसकी स्थापना वर्ष 1991 में की गई थी यूआरएल की, ठीक है? और यूआरएल की खोज किसने की थी? तो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा यूआरएल की खोज की गई थी। अगला देखिए 88 नंबर। 88 नंबर है, इन्होंने ही जो है डब्ल्यू की भी खोज की थी, ठीक है ना? डब्ल्यू की भी खोज किसने की थी? टिम बर्नर्स-ली ने की थी। डॉट इन किस देश का डोमेन नेम है? तो जो डॉट इन होता है वो इंडिया का डोमेन नेम है। इंडिया की जितनी भी वेबसाइट होंगी उनके आपको पीछे लगा मिल जाएगा डॉट इन, ठीक है ना? डॉट कॉम जो होता है, डॉट कॉम का मतलब क्या है? ये कॉमर्शियल वेबसाइट है। डॉट इन का मतलब क्या है? ये सरकारी वेबसाइट है, इंडिया की वेबसाइट है, ठीक है ना? तो डॉट इन जो है वो इंडिया फुल फॉर्म इसका होता है और ये इंडिया देश का डोमेन नेम है। आगे बढ़ते हैं 89, कंप्यूटर को स्टार्ट या फिर रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम बूटिंग कहते हैं। कंप्यूटर को आप चालू करते हैं तो कंप्यूटर समय लेता है, थोड़ा-सा मान लीजिए 1 मिनट का समय ले रहा है चालू होने में, इसी प्रक्रिया को हम बूटिंग कहते हैं। नंबर 90, ठीक है? 90 में कह रहा है रोम का फुल फॉर्म क्या है? अब इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है, ये हम नहीं बताएँगे, बच्चा-बच्चा जानता है, ठीक है ना? तो ये आपके लिए होमवर्क है, एचडब्ल्यू लिख लीजिए, ठीक है? एचडब्ल्यू बताइए, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 91, 91 नंबर, एक यूजर को कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट और कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शन को कंट्रोल कौन करता है? यानी कि एक यूजर आप बैठे हैं, ये रहा आपका कंप्यूटर, आप कंप्यूटर के साथ में किस तरह से काम कर रहे हैं, तो आपको इंटरैक्ट और कंप्यूटर को भी कंट्रोल कौन करेगा? तो इसके लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है ना? वही कहते हैं भैया विंडो चली गई, तो विंडो क्यों चली जाती है? तो वो विंडो ही एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसकी मदद से कंप्यूटर और आपके मध्य में संचार होता रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। पूछा जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जिसकी मदद से हम जो है वो कंप्यूटर से कनेक्ट रहते हैं। अगला देखिए, जीयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, आप इसकी जब पीडीएफ निकलवा लेना तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है ना? इसमें जो भी करेक्शन होंगे वो करेक्शन करके हम पीडीएफ डालेंगे, तो इसकी आप एक बार पीडीएफ निकलवा करके ये वीडियो दोबारा देखना और जहाँ-जहाँ पर हम स्टार मार्क कर रहे हैं, वहाँ-वहाँ पर आपको स्टार मार्क कर लेना है। टॉप 300 कंप्यूटर के प्रश्न आपको हम देने वाले हैं और ये जिसका पहला पार्ट है 100 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। जीयूआई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स किसने डेवलप किया था? तो लाइनक्स की स्थापना लिनस टॉरवल्ड के द्वारा लाइनक्स की स्थापना की गई थी। बैकअप क्या होता है? कहते नहीं भैया बैकअप ले लो नहीं तो फाइल डिलीट हो जाएगी। तो बैकअप क्या होता है? तो ओरिजिनल सोर्स जो एक भिन्न डेस्टिनेशन में डाटा कॉपी करके सुरक्षित रखता है। यानी कि एक तो आपका ये सोर्स है, ठीक है? यहाँ पर मान लीजिए कोई फाइल रखी हुई है, लेकिन इसका एक अलग सा जो है हम बना लेते हैं जो कि पहले से ही सेव करके रखते हैं। मान लीजिए यहाँ से डिलीट हो जाए तो इसको हम यहाँ से बैकअप ले सकते हैं। इसी को बैकअप कहते हैं, जो एक जगह अलग से हम कॉपी करके डाटा को सुरक्षित रखते हैं। डिस्क क्लीनर क्या मदद करता है? तो डिस्क क्लीनर क्या करता है? आपके मोबाइल में कोई या मोबाइल हो या फिर आपका कंप्यूटर हो, तो डिस्क क्लीनर मोबाइल में जो है आपके स्पेस को फ्री करने का काम कौन करता है? डिस्क क्लीनर करता है। फालतू की जो चीज़ें उसमें होती हैं, जैसे फ़ोटो कुछ कॉपी फ़ोटो हो गए, ठीक है ना? या फिर कोई डबल-डबल फ़ोटो सेव हो गया, तो उनको डिलीट करने का काम डिस्क क्लीनर के द्वारा किया जाता है। यानी स्पेस फ्री करना इसका मुख्य कार्य होता है। 97, कौन-सा सॉफ्टवेयर केवल टेक्स्ट टाइप करने के लिए अनुमति देता है? तो ये आपका टेक्स्ट एडिटर होता है जो केवल टेक्स्ट टाइप करने की अनुमति देता है। 98 देखिए,
विशिष्ट प्रोग्राम जो उपयोगकर्ता को विशिष्ट एप्लीकेशन में उपयोग करने की अनुमति देता है, कौन-सा है? इसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसमें केवल केवल एक ही काम कर सकते हैं जिस काम के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि बहुत सारे आपने एकेडमी के ऐप्स देखे होंगे, हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, तो ह उस ऐप में क्या होता है, उस ऐप में केवल केवल पढ़ाई के काम होते हैं, ठीक है ना? तो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए जिस ऐप का यूज़ किया जाता है, जिस चीज़ का यूज़ किया जाता है, उसे हम एप्लीकेशन प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ऐप्स भी कह लेते हैं कि इनका ऐप डाउनलोड कर लो, इनका ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है ना? तो वो एक ही चीज़ के लिए बनाया जाता है। 99 ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर किसके अंग है? तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही प्रकार होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर। अगला देखिए, नंबर 100 लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? तो लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। कैसा है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है लाइनेक्स। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अब वापस 1 नंबर पर चलेंगे और 40 नंबर तक कवर करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि इससे पहले हम जो है 40 से हमने स्टार्ट किया था, अब ऊपर चलेंगे, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट के क्वेश्चन को कवर करेंगे। बाकी देख लीजिए, ये पीडीएफ नोट्स अतुल शुक्ला सर के द्वारा स्वयं तैयार किए गए हैं। किसी अन्य यूट्यूब चैनल के द्वारा इसका प्रयोग करना प्रतिबंधित है, ठीक है ना? तो आप भी किसी को शेयर मत कीजिएगा, वीडियो शेयर कर सकते हैं, पीडीएफ मत शेयर कीजिएगा, ठीक है ना? चलिए, अब चलते हैं सीधे 1 नंबर पर, जहाँ पर हम शुरू करेंगे एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट के क्वेश्चन, ठीक है ना? तो यहाँ से आप लोगों को, जिससे कि ये थोड़े कठिन क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसे में आप परेशान नहीं हो, इसलिए सरल-सरल हमने पहले करवा दिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एमएस वर्ल्ड 2007 में जूम को कहाँ रखा गया? जूम का मतलब जानते हैं? फ़ोटो को जूम कर दो, फ़ोटो को बड़ा कर दो, इसी को हम जूम कहते हैं। तो जूम को कहाँ पर रखा गया? एमएस वर्ल्ड 2007 में। एमएस वर्ल्ड 2007 में जूम को व्यू टैब और स्टेटस बार दोनों में रखा गया है जूम को। अगला देखिए, सभी वर्ल्ड दस्तावेज के लिए डिफ़ॉल्ट फ़ाइल एक्सटेंशन क्या होता है? यानी अगर आप किसी भी एमएस वर्ड में किसी भी चीज़ को सेव करेंगे तो फ़ाइल एक्सटेंशन एक माँगता है, और जो डिफ़ॉल्ट होता है वो डॉट डॉक्स होता है, ठीक है ना? कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करेंगे तो अपने आप एक एक्सटेंशन लग जाता है। एक्सटेंशन का अर्थ है किसी भी फ़ाइल के सेव करने के लास्ट में एक डॉट करके नाम जुड़ जाता है। इससे पता चलता है कि ये किससे संबंधित है, ठीक है? अगर डॉक्स लगा है तो यह एक तरह का डॉक्यूमेंट है, ठीक है? तो ये डॉक्यूमेंट होता है जो कि डिफ़ॉल्ट होता है, अपने आप जो है जुड़ जाता है उसमें एमएस वर्ड में। अगला देखिए, वर्ल्ड प्रोसेसिंग में क्या-क्या शामिल होता है? तो वर्ल्ड प्रोसेसिंग में सेव, लोड, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, आउटपुट और मार्जिन, ये सारी चीज़ें वर्ल्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आती हैं। नंबर 4 देखिए, एमएस वर्ल्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है? शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो कंट्रोल के साथ में अगर आप एन दबाएँगे तो एक नया डॉक्यूमेंट आपका बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 5, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? हालाँकि शॉर्टकट की के लिए एक अलग से हम बना देंगे, पीडीएफ भी बना देंगे, वीडियो भी बना देंगे। फिलहाल देख लीजिए, तो कंट्रोल के साथ में अगर आप कैपिटल एच दबाते हैं, तो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुल कर के सामने आपके आ जाएगा। नंबर 6, एमएस वर्ल्ड थिसोरस टूल का उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य के लिए थिसोरस टूल का यूज़ किया जाता है? तो जो थिसोरस टूल होता है, उसका यूज़ पर्यायवाची और विलोम शब्द के लिए थिसोरस जो टूल है, इसका यूज़ किया जाता है। एंटोनिम और सिनोनिम के लिए। अगला देखिए, न्यू कमेंट का विकल्प एमएस ऑफिस 2010 के अंदर किस मेनू में पाया जाता है? किस मेनू में एमएस ऑफिस में न्यू कमेंट का विकल्प पाया जाता है? तो रिव्यू मेनू में यह विकल्प पाया जाता है। पूरी वीडियो आपको देखनी है, ऐसा नहीं कि एमएस एक्सेल पावर पॉइंट आ गया छोड़ के भाग गया। भैया, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है ना? 3-4 प्रश्न, मान लीजिए 5-6 प्रश्न टपक गए इसमें से, तो हो जाओगे आपका जो है बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसको देखना है। नंबर 8, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज़ों में पाया जाने वाला एक उपयोगी पेज मार्जिन फीचर कौन-सा होता है? यानी एमएस वर्ड में जब आप पेज मार्जिन लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम गटर मार्जिन कहते हैं। क्या कहते हैं? गटर मार्जिन कहते हैं। नंबर 9, एमएस ऑफिस में फॉर्मेटिंग कहाँ की जाती है? तो टेक्स्ट या फिर टेबल में जो है एमएस ऑफिस में फॉर्मेटिंग की जाती है। नंबर 10 देखिए, हालाँकि हमने कंप्यूटर के नोट्स ऑलरेडी दे रखे हैं। जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं हमसे 128 वाले, उसमें कंप्यूटर के अलग से नोट्स दे रखे हैं, और 100 जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो बार-बार पूछे जाते हैं, उसका भी पीडीएफ हमने दे रखा है उसी नोट्स में, ठीक है ना? तो वो नोट्स भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है? उसमें पूरा थ्योरी भी बताई है और एमसीक्यू भी दे रखा है उसी में। देखिए, नंबर 11, शिफ्ट प्लस इंड, ठीक है? चलिए, अभी तो एक रह गया ना, 10 नंबर। एमएस वर्ड में थिसॉरस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या होती है? तो शिफ्ट के साथ में F7 दबाएँगे तो थिसॉरस डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, जिसमें हम एंटोनिम और सिनोनिम का यूज़ करते हैं। नंबर 11, शिफ्ट के साथ में इंड की दबाएँगे तो किस कार्य के लिए शिफ्ट प्लस इंड का यूज़ किया जाता है? तो लाइन के अंत तक वर्तमान स्थिति से हाइलाइट, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कर्सर रखा हुआ है, ठीक है ना? और आप लाइन के अंत तक आप इसको हाइलाइट करना चाहते हैं, तो शिफ्ट के साथ में इंड दबा दीजिए, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सारी चीज़ें हाइलाइट हो जाएँगी, ठीक है ना? तो शिफ्ट प्लस इंड की का प्रयोग शुरू से लेकर के अंत तक की चीज़ों को हाइलाइट करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन 12,
एम एस डॉस में डी किसके लिए है, यानी कि एम एस डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, उसमें डी का अर्थ क्या है। तो एम एस डॉस का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डी का नाम क्या हो जाएगा, डी किसके लिए यूज किया जा रहा है, डी जो है वो डिस्क के लिए यूज किया जा रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। चलिए, तो इसका आंसर डिस्क हो जाएगा। नंबर 13, एमएस वर्ड में किसी बार में कर्सर की वर्तमान स्थिति को क्या कहते हैं, यानी कि मान लीजिए कर्सर यहाँ पर चल रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्टेटस बार कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेटस बार। जहाँ पर कर्सर ब्लिंक करता रहता है उसे हम स्टेटस बार कहते हैं। नंबर 14, एमएस वर्ल्ड 2007 में टेबल के बॉर्डर और रो और कॉलम को बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, यानी कि एमएस वर्ल्ड जो 2007 में, उसमें अगर आप टेबल के अंदर बॉर्डर और रो बनाना चाहते हैं तो किसका यूज़ किया जाता है, उसे हम ड्रॉ टेबल कहते हैं। ड्रॉ टेबल की मदद से आप किसी भी उसके डॉक्यूमेंट के अंदर बॉर्डर, रो और कॉलम बना सकते हैं। अगला देखिए नंबर 15, एमएस वर्ल्ड 2016 के किस टैब में वाटरमार्क विकल्प उपलब्ध है। जैसे कि जब हम आपको पीडीएफ देंगे तो इसके पीछे हमारा नाम लिखा रहेगा, अतुल शुक्ला सर, ठीक है ना। तो ये वाटरमार्क कहाँ से लगा सकते हैं, या फिर वाटरमार्क का जो विकल्प है वो कहाँ पर उपलब्ध है, तो डिजाइन नामक ऑप्शन में आपको वाटरमार्क का विकल्प उपलब्ध हो जाएगा। नंबर 16, कौन सा इफेक्ट एमएस वर्ल्ड 2010 के फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है। जो एमएस वर्ल्ड 2010 था उसके फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में कौन सी चीज़ नहीं रहती है, इटैलिक का ऑप्शन एमएस वर्ल्ड 2010 के फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में नहीं था। बाद में इसमें इटैलिक का जो आपका बटन है वो जोड़ा गया था। इटैलिक से क्या होता है, ये सारे शब्द ऐसे टेढ़े मेढ़े से हो जाते, थोड़ा डिजाइनिंग आ जाती है और कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 2010 एमएस वर्ल्ड में इटैलिक नहीं हुआ करता था। नंबर 17, एमएस वर्ल्ड 2010 में रिव्यू टैब के प्रूफिंग ग्रुप में कौन सा ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, यानी कि प्रूफिंग ग्रुप के अंदर कौन सा ऑप्शन नहीं मिलता है। तो कमेंट का ऑप्शन एमएस वर्ल्ड 2010 में नहीं मिला करता था, बाद में इसको जो है ऐड कर दिया गया था। तो 2010 वाले में नहीं था कमेंट का ऑप्शन। नंबर 18, एमएस वर्ल्ड 2010 में किस फीचर का उपयोग सामान्य लाइन से बहुत छोटे अक्षरों या संख्याओं को टाइप करने, टेक्स्ट की लाइन से थोड़ा नीचे सेट करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर आपने लिखा अतुल सर गुड टीचर, ठीक है ना, आपने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन आप चाह रहे हैं ये जो गुड है ना, ये यहाँ पर आ जाए, छोटे अक्षरों में लिख जाए यहाँ पर नीचे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस काम के लिए जो है हम सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। सब स्क्रिप्ट इसको हम कहते हैं। जैसे ये छोटा अक्षर नीचे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ATUL बड़े अक्षरों में लिखा रहेगा और सर यहाँ पर छोटे अक्षरों में लिख देंगे। नीचे की ओर छोटे अक्षरों में लिखने के लिए सब स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए। 19 नंबर, एमएस वर्ल्ड 2010 में एक पैराग्राफ या सेक्शन के आरंभ में डेकोरेटिव एलिमेंट के रूप में प्रयोग किए जाने वाले एक बड़े कैपिटल लेटर का बनाना क्या संदर्भित करता है। आपने कभी कभी देखा होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से पैराग्राफ शुरू हो रहा है, ठीक है ना। तो जैसे हमको लिखना है अतुल शुक्ला इज ए गुड टीचर, तो ये ए बहुत कैपिटल हो जाएगा, बहुत बड़ा। उसके बाद यहाँ से लिखा रहेगा अतुल शुक्ला इज अ गुड टीचर, पूरा पैराग्राफ लिखा रहेगा, लेकिन पहला अक्षर जो है वो बहुत बड़ा दिखाई देता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी अक्षर को हम ड्रॉप कैप कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम ड्रॉप कैप कहते हैं। आगे बढ़िए। 20 नंबर, अब ये सारी चीज़ें अगर आप वीडियो नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। सोचोगे कि चलो हम पीडीएफ ले लें, पढ़ लेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। नंबर 20 देखिए, एमएस वर्ल्ड 2010 की एक टेबल में असीमित रो और कितने कॉलम अधिकतम हो सकते हैं, यानी जितनी रो होती हैं वो रो तो पूरी बहुत सारी हो सकती हैं, असीमित कितनी भी रो कर लीजिए, लेकिन कॉलम फिक्स होते हैं। तो कॉलम कितने होते हैं, कॉलम 63 कॉलम होते हैं, याद रखना। कॉलम की संख्या 63 होती है, इससे अधिक नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़िए। 21 नंबर, एमएस वर्ल्ड 2010 के डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट फेस क्या होता है, यानी कि आप जब एमएस वर्ल्ड शुरू करेंगे तो उसमें होता है ना कि कौन सा फ़ॉन्ट आप यूज़ करेंगे डिज़ाइन में, तो जो डिफ़ॉल्ट होता है वो कैलिबरी होता है। उसके बाद में नीचे लिख रहता है न्यू टाइम्स रोमन और बाकी सारे फ़ॉन्ट के नाम लिखे रहते हैं, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट होता है वो कैलिबरी होता है, याद रखना है आपको। आगे बढ़िए। एमएस वर्ल्ड 2010 की बात कीजिए, अभी एमएस पावर पॉइंट की बात करेंगे। 22 नंबर, एमएस वर्ल्ड सॉफ्टवेयर का सबसे अच्छा वर्जन क्या है, तो यह एक वर्ल्ड प्रोसेसर है। याद रखिएगा, कोई आपसे कहे कि भैया एमएस वर्ल्ड सॉफ्टवेयर क्या है, तो ये एक वर्ल्ड प्रोसेसर होता है, वर्ल्ड प्रोसेसर, ठीक है। नंबर 23, एमएस वर्ल्ड 2010 में कट किया हुआ डॉक्यूमेंट कहाँ पर स्टोर हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है अतुल शुक्ला, ठीक है, इसमें से आपने अतुल को कट कर लिया, तो ये कहाँ पर सेव हो जाता है, तो ये क्लिप बोर्ड में जाकर के सेव हो जाता है। बाद में जो है आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कट किया हुआ जो डॉक्यूमेंट है वो क्लिप बोर्ड में जाकर के सेव हो जाता है। अभी देखिए कैसे यूज होगा। एमएस वर्ल्ड 2010 में कौन सा ऑपरेशन आपके डॉक्यूमेंट में कंटेंट क्लिप बोर्ड से डालता है। अब आपने यहाँ से अतुल कट किया था, अब यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। पेस्ट करेंगे तो अपने आप अतुल लिखा आ जाएगा, ठीक है। ये कहाँ से आया, ये जब आपने कट किया था तो वो क्लिपबोर्ड में सेव हो गया था। जैसे ही पेस्ट किया तो क्लिपबोर्ड से उठा करके यहाँ पर से जो है टाइप कर दिया गया। तो ये क्या होता है, इस ऑपरेशन को क्या कहते हैं, इस ऑपरेशन को हम पेस्ट ऑपरेशन कहते हैं। कंट्रोल प्लस भी का यूज किया जाता है। नंबर 25,
एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ सेटिंग विंडो में कौन सा वैध ऑप्शन नहीं है, यानी कि एमएस वर्ड 2016 में, 16 की बात कर रहे हैं, 2016 में कौन सा इनमें से नहीं हुआ करता था? जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट ऑप्शन नहीं आता था एमएस वर्ड 2016 में। आगे देखिए 26, एमएस वर्ड 2010 किस टेम्परेरी नाम के साथ डॉक्यूमेंट ओपन करता है? कभी भी आप एमएस वर्ड 2010 में काम करेंगे तो जो डॉक्यूमेंट होगा वो अपने आप डॉक्यूमेंट 1 में सेव हो जाएगा। मान लीजिए आपने अपना डॉक्यूमेंट बनाया, उस पर कोई भी नाम नहीं डाला, ठीक है ना, किसी भी नाम से आपने फाइल नहीं सेव की, तो वो टेम्परेरी कौन से नाम से सेव हो जाएगी? तो वो ऑलरेडी जो है डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव हो जाएगी। अगर आपने कोई भी नाम नहीं दिया है तो वो डॉक्यूमेंट 1 के नाम से अपने आप सेव हो जाएगी। नंबर 27, एमएस वर्ड में टेक्स्ट की लाइन के ऊपर छोटे अक्षरों को इंडिकेट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? जैसे अभी आपने आपको बताया था, अगर आपने अतुल शुक्ला लिखा है, ATULSHUKLA लिखा है, ठीक है, कोई शब्द इसके नीचे लिखना चाहते हैं तो वो सब स्क्रिप्ट हो जाता है। लेकिन इसी छोटे शब्द को आप ऊपर लिखना चाहते हैं, जैसे स्क्वायर चढ़ाना चाहते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना चाहते हैं, तो ये क्या होता है? ये आपका सुपर स्क्रिप्ट होता है। हाँ? ऊपर अगर आप चढ़ाएंगे तो सुपर स्क्रिप्ट हो गया, नीचे अगर लगाएंगे तो सब स्क्रिप्ट हो जाता है, याद रखना, ठीक है। जैसे H2O लिख रहे हैं, ठीक है, इसमें 2 को आपने नीचे लिखा छोटे अक्षरों में, क्या हो जाएगा? सब स्क्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है। और आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख रहे हैं, ठीक है, इस पर आपने 2 को ऊपर लगा दिया, क्या हो जाएगा? सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट में अंतर जो है आपको समझ में आ गया होगा। 28 नंबर देखिए, टेक्स्ट की लाइन के नीचे बहुत छोटे अक्षरों या संख्याओं को टाइप करने के लिए किस फीचर का उपयोग करते हैं? तो सब स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है, अभी आपको मैंने बता रखा है। 29 नंबर, एमएस वर्ड में कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को कौन स्टोर करता है? तो कोई भी चीज़ को कट करेंगे या फिर कॉपी करेंगे, ये दोनों चीज़ें जाकर के क्लिप बोर्ड में सेव हो जाती हैं। बाद में आप पेस्ट करके इनका यूज कर सकते हैं। पेस्ट मतलब ब्रश करके नहीं, वो ब्रश वाला पेस्ट करके, पेस्ट मतलब कंट्रोल प्लस भी का यूज करके आप दोबारा से इसको यूज कर सकते हैं। कौन सा बटन एमएस वर्ड 2010 क्लिपबोर्ड पेन में नहीं पाया जाता था? 2010 वाले क्लिपबोर्ड पेन में नहीं पाया जाता था एमएस वर्ड में, तो ओके वाला बटन नहीं पाया जाता था। बाद में 2016 में इसको जोड़ दिया गया, ठीक है। 31 नंबर, एमएस वर्ड 2007 कौन सी विशेषता चयनित शब्द के समान अर्थ वाले अन्य शब्दों का सुझाव देती है? यानी कि एमएस वर्ड 2007 में ऐसी कौन सी व्यवस्था है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया स्टॉप, ठीक है, या ऐसे लिख दो गुड, ठीक है ना, गुड। अब गुड से संबंधित और कौन-कौन से जो है इसका अर्थ होता है, इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, इसको सिलेक्ट करके और थिसॉरस ऑप्शन को दबा देना होगा। तो इससे रिलेटेड और जितने भी शब्द होंगे, वो सारे शब्द आ जाएँगे कि गुड का अर्थ क्या होता है, अगर आप किसी को गुड कह रहे हैं तो उसका अर्थ क्या निकलेगा, ये सारी चीज़ें वो थिसॉरस वाला ऑप्शन अपने आप आपको बता देगा। यानी समान अर्थ वाले शब्दों को अगर आप देखना चाहते हैं, सिनोनिम्स को अगर आप देखना चाहते हैं, तो थिसॉरस का यूज़ किया जाता है। ऊपर भी आपको शुरू-शुरू में बताया था, पर्यायवाची के लिए थिसॉरस का यूज़ किया जाता है। नंबर 32, एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ क्षेत्र की शुरुआत में डॉक्यूमेंट्री एलिमेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अभी आपको बताया था कि जब बड़ा कोई चीज़ आप टाइप कर देंगे शुरुआत में और नीचे छोटे-छोटे शब्दों में लिख देंगे, तो ये आपका ड्रॉप कैप कहलाता है। ये वाला जो लेटर होगा बड़ा वाला, वो ड्रॉप कैप कहलाएगा। ये प्रश्न बार-बार एग्जाम में आए हैं, इसलिए रिपीट हो गए हैं, ठीक है। 33 नंबर, एमएस वर्ड की कौन सी विशेषता किसी डॉक्यूमेंट में विशिष्ट बिंदु का नाम निर्दिष्ट करने के लिए उपयोग में की जाती है? तो उसे हम बुकमार्क कहते हैं। बुकमार्क का मतलब समझते हैं? आप किसी भी चीज़ पर अगर बुकमार्क लगा देते हैं, इसका मतलब है आपके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपके डॉक्यूमेंट में सेव हो जाती है। दोबारा से बुकमार्क पर क्लिक करके आप उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो एक विशिष्ट बिंदु होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु होता है, उसको निर्दिष्ट करने के लिए हम उसे बुकमार्क कर देते हैं, जिससे कि दोबारा अगर हमको ज़रूरत पड़े तो हम वापस से बुकमार्क पे जाकर के उसको प्राप्त कर लें। नंबर 34, एमएस वर्ड 2010 में यदि आप टेबल के भीतर टेबल कुंजी दबाते हैं तो कर्सर टेबल के अगले किस भाग में चला जाता है? यानी अगर आप एमएस वर्ड 2010 में हैं, ठीक है, और टेबल के अंदर हैं, ठीक है, और इस सेल में काम कर रहे हैं, अब आप अगर टेबल की दबाएंगे तो ये सेल अपने आप, जो ये कर्सर जो है वो अपने आप दूसरे सेल में चला जाएगा। तो क्या करता है, अगले किस में चला जाता है? अगले सेल वाले भाग में चला जाता है टेबल की दबाने पर। नंबर 35, एमएस वर्ड 2010 में कौन सा टैब एक डिफ़ॉल्ट टैब होता है जो आपके द्वारा डॉक्यूमेंट खोलने पर दिखाई देता है? जैसे आप एमएस वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो जो आपको दिखाई देगा वो एक डिफ़ॉल्ट टैब होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम होम टैब कहते हैं। क्या कहते हैं? होम टैब कहते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना सबके पास में, ठीक है ना। बहुत मेहनत लगती है ये वीडियो, ये ढूँढ करके आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो बाकी सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। नंबर 36, एमएस वर्ड 2007 में किस मेनू टैब के अंतर्गत पेज सेटअप विकल्प आमतौर पर उपलब्ध होते हैं? तो पेज लेआउट के अंदर पेज सेटअप विकल्प उपलब्ध रहता है, ठीक है। अगला देखिए 37,
पावर पॉइंट में फ़ॉन्ट आकार बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज़ करते हैं? किसी भी फ़ॉन्ट का अगर आपको आकार बढ़ाना है, मान लीजिए ये ऐसे लिखा हुआ है और इसका आकार है 16, अब इसका आप आकार 32 करना चाहते हैं, तो कंट्रोल दबाइए, शिफ्ट दबाइए और एक इस तरह की कुंजी होती है, ये इस तरह की जो है एक उसमें की बनी रहती है, इसी को बार-बार दबाते अगर आप चले जाएँगे तो ये जो है बढ़ता चला जाएगा 16, 18, 24, 36 ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना? तो कंट्रोल, शिफ्ट और इस एरो की को दबाएँगे तो वो जो अक्षर होगा उसका फ़ॉन्ट बढ़ने लगेगा। नंबर 38 पावर पॉइंट में, यहाँ से पावर पॉइंट शुरू हो गया। पावर पॉइंट में स्लाइड नंबर कैसे जोड़े जाते हैं? अगर आप पावर पॉइंट बना रहे हैं तो उसमें स्लाइड नंबर कैसे जोड़ेंगे? तो सबसे पहले इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, फिर टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर स्लाइड नंबर पर क्लिक करेंगे, तो जो स्लाइड नंबर है वो उसमें ऐड हो जाएगा, इंसर्ट वाले मेन्यू में पाया जाता है। आगे बढ़िए। प्रोजेक्ट डिस्प्ले का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्रोजेक्ट डिस्प्ले का यूज़ आप कहाँ-कहाँ पर कर सकते हैं? सेमिनार में कर सकते हैं, मार्केटिंग प्रेजेंटेशन में कर सकते हैं, कक्षा में कर सकते हैं, क्लास में समझाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है ना? तो इन सब जगह पर प्रोजेक्ट डिस्प्ले का यूज़ किया जाता है, अपनी प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए। नंबर 40 एमएस पावर पॉइंट में एक स्लाइड के जाने के बाद में दूसरे स्लाइड के आने के मध्य आप मोशन इफेक्ट डालना चाहते हैं, तो कौन से फीचर का यूज़ करेंगे? जैसे ये आपने स्लाइड बना रखी, ठीक है? दूसरी स्लाइड आ जाए, लेकिन ये जो स्लाइड आए वो ऐसे आए जैसे कि ऊपर से उड़ करके आ रही हो, ठीक है? ऊपर से उड़ करके जैसे आ रही हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं, ठीक है ना? कोई मोशन डालना चाहते हैं, कोई 3D इफेक्ट डालना चाहते हैं, 2 स्लाइड के बीच में, तो इसे हम क्या कहेंगे? स्लाइड ट्रांजिशन कहेंगे। सारी चीज़ें समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। फिर अगला आपका प्रैक्टिस सेट जो है वो कल आएगा। 41 कौन-सा टीसीपी या फिर आईपी प्रोटोकॉल मशीनों के बीच में फ़ाइल स्थानांतरण के यूज़ किया जाता है? यानी कि मशीनों के बीच में अगर आपको फ़ाइल ट्रांसफ़र करना है, तो किस तरह के प्रोटोकॉल को यूज़ करेंगे? तो इसे हम एफटीपी कहते हैं, फुल फ़ॉर्म होता है फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है? याद रखना। इंटरनेट एथिकल प्रोटोकॉल क्या कहलाता है? जो इंटरनेट के अंदर एथिकल प्रोटोकॉल होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नेटिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? नेटिकेट। आगे देखिए। एक प्रोग्राम या हार्डवेयर एक प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस जो किसी नेटवर्क के कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली सूचनाओं को फ़िल्टर करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम फायरवॉल कहते हैं। यानी कि मान लीजिए ये एक तरह की वॉल होती है, मान लीजिए यहाँ से कोई सूचनाएँ आ रही हैं और इसमें कोई मान लीजिए वायरस आ रहा है, तो ये फायरवॉल क्या करता है? इस वायरस को रोक लेता है और आपकी काम की चीज़ें कंप्यूटर में भेज देता है, ठीक है ना? तो एक तरह से हमारे डिफेंस का काम करता है, इसको हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर की फायरवॉल कहते हैं, ठीक है? तो 43 तक हमने बाद में करा दिया, इसके बाद में शुरू में कराया था। तो ये जो है ये आपका 43 के बाद में जो बेसिक कंप्यूटर है वो लिखा हुआ है, बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन है, एमसीक्यू हैं और 43 से पहले आपके एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट के क्वेश्चन है, ठीक है ना? इस तरह से टॉप 100 जो प्रश्न बार-बार आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट करा दिए हैं। जो लोग अब यहाँ से पीडीएफ लेंगे, उनके पास में ये कंप्यूटर वाली पीडीएफ लगी हुई आएगी, यानी कि कुल मिलाकर के 23 पीडीएफ फाइल आपको दी जाएँगी, जो आज के बाद में पीडीएफ फाइल लेंगे 128 वाली, ठीक है? पुराने वाले बिल्कुल परेशान मत होइए, 30 तारीख को हम आपको टाइम दे देंगे। 30 तारीख को आप सब लोग मैसेज करना, आपको ये सारी जो कंप्यूटर की हो गई, योजनाओं की हो गई या पुरानी जितनी फ़ाइल हैं, वो सब आपको पीडीएफ फ़ाइल पहुँचा दी जाएँगी, परेशान आपको नहीं होना, ठीक है? बस अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर देना है कि फ्री क्लास आपकी चल रही है सक्सेस जंक्शन क्लासेस पर, तो ज़रूर जाकर के जॉइन कीजिए और कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, चाहे एमपीएसआई हो, एमपी ग्रुप 4 हो, महिला परीक्षक हो, सीपीसीटी हो, ठीक है ना? या फिर आपका एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा हो या फिर आपका कोई भी एग्जाम हो, वन रक्षक हो, जेल प्रहरी हो, आबकारी हो, एमपी पुलिस हो, सबके सुपर नोट्स, सबसे बेहतरीन नोट्स, सबसे कम प्राइस में आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर उपलब्ध हैं। ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप संपर्क करके ये सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। एमपीएसआई के 2 फरवरी के बाद मिलेंगे क्योंकि थोड़ा-सा यहाँ पर परिवर्तन किया गया है सिलेबस में। तो सिलेबस को जो अपडेटेड सिलेबस है उसके ऊपर हम पीडीएफ नोट्स तैयार कर रहे हैं, तो थोड़ा समय लगेगा। एकदम अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएँगे, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम है, उसको भी आप लोग ज़रूर जॉइन कर लेना। वहाँ पर आपको सारा कंटेंट मिलता रहेगा। इसके अलावा जो लोग नोटिफ़िकेशन जिसके पास में नहीं पहुँच रहा है, वो लोग ज़रूर टेलीग्राम जॉइन कर लीजिए, ठीक है ना? जैसे ही क्लास अपलोड होगी, तुरंत टेलीग्राम पर हम इसको डाल देते हैं, तो वहाँ से भी आप आकर के देख सकते हैं, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।